नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अच्छा फ्लेयर कैसे बनाएं, उसकी ग्रुप प्रैक्टिस के बारे में जानेंगे विस्तार से। क्योंकि अगर एक टेक्नीशियन अच्छा फ्लेयर नहीं बनाएगा तो इसके दुष्प्रभाव काफ़ी गंभीर होते हैं हम सब के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारी जेब के लिए तथा हमारे ग्राहक के लिए। और एक बात, एक अच्छा और ताकतवर फ्लेयर आज समय की मांग है, क्योंकि आज बाज़ार में जो रेफ्रिजरेंट एप्लीकेशन में आ रहे हैं वो लगभग सभी हाई प्रेशर टाइप रेफ्रिजरेंट ही होते हैं, जैसे R32 R410A। इसलिए आपके द्वारा बनाया गया फ्लेयर मजबूत होना चाहिए ताकि हम आश्वस्त रहें कि किसी भी सूरत में हमारे उपकरण का गैस या रेफ्रिजरेंट फ्लेयर से तो लीक नहीं हो पाएगा। और दोस्तों, अच्छा फ्लेयर के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए, यानी कि जल्दबाजी व टूल्स की कमी के कारण आपको एक बुरा फ्लेयर नहीं बनाना चाहिए। आप कुछ स्टेप्स का अनुसरण करके एक मजबूत फ्लेयर बना सकते हैं। सबसे पहले आपके पास एक अच्छा फ्लेयर टूल होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो महंगा ही हो। दोस्तों, अच्छा टूल्स का मतलब ये नहीं है कि महंगा टूल्स ही अच्छा होता है। आप किसी भी अच्छी व सामान्य कंपनी का फ्लेयरिंग टूल ले सकते हैं जिसका रिज़ल्ट अच्छा निकलता हो, क्योंकि अच्छे टूल्स के साथ अगर आप अच्छी टेक्निक व गुड प्रैक्टिस के साथ फ्लेयर बनाएंगे तभी आपको उत्तम फ्लेयर प्राप्त हो पाएगा। दोस्तों, अनुभव प्राप्त करने से आसान कुछ नहीं है और उसे प्रयोग में लाने से कठिन कुछ नहीं है। और आप अनुभव पैदा नहीं कर सकते, आपको उसमें होकर गुजरना होता है। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके कार्य में निरंतर निखार आता जाएगा। अब आपको ध्यान से सुनते और देखते रहिएगा, वीडियो के स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ताकि कोई पॉइंट आपसे छूट ना जाए। अगर आप इस प्रैक्टिस में परिपक्व हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप इस लाइन में नए हैं तो यह वीडियो आपकी काफ़ी मदद कर सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। अब आपके पास एक अच्छा फ्लेयरिंग टूल्स है। अब आपको सबसे पहले फ्लेयरिंग के लिए ट्यूब का चयन करना है। दोस्तों, अब हमारे पास एक अच्छा फ्लेयरिंग टूल है। जैसा मैंने आपको बताया कि अच्छा फ्लेयरिंग टूल से मतलब ये नहीं है कि महंगा ही होना चाहिए। हम किसी भी अच्छी कंपनी का फ्लेयरिंग टूल ले सकते हैं, बशर्ते आपके पास वो फ्लेयरिंग टूल जो होगा वो ऐसे ही 45 डिग्री का फ्लेयर बनाता हो, जैसे कि इस पर लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो मेरा फ्लेयरिंग टूल है इसका नंबर है CT 272 और 45 डिग्री फ्लेयर इस पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जो भी हम रेफ्रिजरेशन में सॉफ्ट कॉपर का फ्लेयर बनाते हैं वो ऐसे ही 45 डिग्री का फ्लेयर होता है। इसको मैंने विस्तार रूप से एक वीडियो के माध्यम से बताया हुआ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाकर आप इसके बारे में विस्तार से जान सकते हैं। क्योंकि जो फ्लेयर होते हैं वो ऐसे ही 45 डिग्री, ऐसे ही 37 डिग्री, कई तरह के फ्लेयर होते हैं। जो भी हम ऐसे ही 45 डिग्री का फ्लेयर बनाते हैं वो हमेशा हम सॉफ्ट कॉपर या सॉफ्ट एल्युमिनियम स्टील पर बना सकते हैं। और हमेशा ऐसे ही 45 डिग्री ट्यूब पर फ्लेयर बनाया जाता है। और जो ऐसे ही 37 डिग्री होता है दोस्तों, वो हमेशा पाइपों पर फ्लेयर बनता है। इसका विस्तार रूप जानने के लिए आप वीडियो में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक डाल दूंगा। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। तो हमें 45 डिग्री का ही फ्लेयर टूल लेना है। इसके जो स्टेप है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ट्यूब को हम काटेंगे, उसके बाद उसे डीब्रक करेंगे, फिर हम पाइप की जो ग्रिप है उसके बारे में जानेंगे और उचित दबाव, ये इसके मेन पॉइंट है। सबसे पहले जो हमारी नींव होती है एक अच्छे फ्लेयर की, वो होता है हमारा पाइप को अच्छे तरीके से काटना। इसके लिए आप एक अच्छा ट्यूब कटर इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ट्यूब कटर आप इस्तेमाल करें वो आप स्पेशल ही रखें, सिर्फ फ्लेयर बनाने के लिए ही उससे ट्यूब काटें। दूसरे काम के लिए आप दूसरा ट्यूब कटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ट्यूब कटर कॉमनली करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि जो इसका ब्लेड होना चाहिए वो आप अच्छा इस्तेमाल करें। जैसे दोस्तों देखिए, अभी ये जो ब्लेड है ये इम्पोर्टेड ब्लेड है और ब्लेड का शार्प होना एक अच्छे फ्लेयर के लिए ज़रूरी है। इसलिए हम ट्यूब काटने के लिए एक अच्छा ट्यूब कटर हमारे पास रखेंगे स्पेशली, बेशक वो हमें फ्लेयर बनाने के लिए ही ट्यूब काटने के लिए इस्तेमाल करें तो वो बेहतर रहेगा। और जो ट्यूब काटने की टेक्निक है दोस्तों वो आपकी सबसे बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक अच्छे फ्लेयर का जो नींव है वो ट्यूब कटिंग ही है। अगर आप ट्यूब ठीक प्रकार से नहीं काटेंगे तो आपका फ्लेयर अच्छा नहीं बनेगा। अगर आप ट्यूब को, जैसे मैं अभी आपको एक ट्यूब दिखाने जा रहा हूँ, उस हिसाब से काटेंगे तो आपका फ्लेयर कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। अभी ये देखिए, जैसे ये पाइप कटा हुआ है, ये देखिए ये बिल्कुल
असमतल है, यानी कि इधर से ज़्यादा उठा हुआ है, इधर से कम उठा हुआ है। और जब हम फ्लेयर बनाते हैं, इसको ग्रिप में टाइट करते हैं, तो हम इसे फाइल से बहुत ज़्यादा घिसते हैं। आपको कभी भी फाइल से पाइप को नहीं घिसना है, जिसके लिए आप जिस पाइप पर आप फ्लेयर बनाने जा रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है। फाइल से कभी भी आपको फ्लेयर नहीं घिसना है। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि ट्यूब काटने के लिए आपको बहुत ही धैर्य से काम लेना होगा। आपको ज़्यादा दबाव ट्यूब कटर को लगा के उस पर नहीं देना है, और ट्यूब में कहीं भी बैंड या पिंच नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी ट्यूब ठीक प्रकार से नहीं कटेगी। आपका जो ट्यूब कटर है वो कहीं एक बार टाइट होगा और एक बार लूज हो जाएगा। इसलिए पाइप बिल्कुल आपकी डेंट फ्री होनी चाहिए, और बिल्कुल आपको इसे हल्के हल्के हर टर्न में टाइट करना है, बिल्कुल हल्के हल्के। ज़्यादा आपको दबाव इस पाइप पर नहीं देना, क्योंकि जितना दबाव आप कम रखेंगे आपको उतना ही इसे डीप करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल आपको हल्के हल्के ही ये करना है मूवमेंट। इसमें आपको काफ़ी धैर्य का परिचय देना है, इसमें टाइम लग सकता है, इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें जल्दबाजी ना करें। जो ये प्रोसेस है ट्यूब काटने का, यही वो एक मेन प्रोसेस होता है जिससे कि आपका फ्लेयर कैसा बनेगा, उस बात की जो नींव है वो ट्यूब काटने पर ही डिपेंड होती है। आपका जो ट्यूब कटिंग होना चाहिए वो बिल्कुल 90 डिग्री पर समतल होना चाहिए। अगर कहीं से भी वो असमतल होगा तो आपका फ्लेयर अच्छा नहीं बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, इसमें पेशेंस आपको रखना पड़ेगा अगर आप अच्छा फ्लेयर प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर अच्छा फ्लेयर आप नहीं बनाएंगे तो आपका रेफ्रिजरेंट लीक हो जाएगा, जो हमारे पर्यावरण को डायरेक्ट तौर पर प्रदूषित करेगा और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देगा, ओजोन परत को ख़त्म करेगा, और आपकी जो मार्केटिंग है उसको भी वो प्रभावित करेगा। क्योंकि अगर आपके द्वारा लगाए गए इंडोर आपका सप्लिट यूनिट का रेफ्रिजरेंट लीक हो जाता है तो इसमें आपको भी काफ़ी बदनामी उठानी पड़ सकती है। जो दोस्त नहीं हैं वो वीडियो में लगातार बने रहिएगा, और जो दोस्त परिपक्व हैं वो स्किप कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो प्रक्रिया है ट्यूब काटने की, ये काफ़ी धैर्य से आपको करनी होगी। ज़्यादा दबाव देंगे तो पाइप का जो आगे वाला सिरा है वो, देखिए दोस्तों मैंने पाइप को काटा है, आप देख सकते हैं। इसमें अब ज़्यादा हमें डीब्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल 90 डिग्री पर ये पाइप कटा है, कहीं से भी ये असमतल नहीं है, और देखिए जो इसकी गहराई है वो भी प्रभावित नहीं हुई है। इसलिए सबसे जो पहला स्टेप है हमारे अच्छे फ्लेयर के लिए, उसके लिए आपको एक अच्छा ट्यूब कटर या फिर आपके पास अच्छा ब्लेड होना चाहिए, तभी आपका ट्यूब कटिंग अच्छे से होगा। और ट्यूब कटिंग अगर अच्छे से होगा तो आपका फ्लेयर भी अच्छे से बनेगा। उसके बाद दोस्तों हमें इसे डीब्र करना होता है। उसके लिए हम रीमर का इस्तेमाल करेंगे। यह रीमर आप बाज़ार से प्राप्त कर सकते हैं। ये आउटर रीमर और इनर रीमर दोनों होता है। आप देख सकते हैं ये इनर रीमर है, जो ये हमने पाइप काटी है उसका जो बर है उसे हमें रिमूव करना होता है। वो क्यों होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं इसको रख देता हूँ, पहले आपको वो दिखाता हूँ। आप देखिए ध्यान से, इस फ्लेयर पर आप ध्यान से देखिए, ये एक मोटी सी परत है, मोटी सी परत आप देख सकते हैं। ये पाइप फ्लेयर बनाने से पहले डीबर नहीं की गई, यानी कि इसके जो हमने पाइप को काटा था उसे साफ़ नहीं किया गया, और उससे एक परत हमारे इस पाइप के ऊपर पैदा हो गई, जो रेफ्रिजरेंट लीक करने में काफ़ी सहयोगी साबित हो सकती है। इसलिए इसे डीबर करना ज़रूरी होता है। उसके लिए आपको नोज़ प्लायर का इस्तेमाल नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी आपको नोज़ प्लायर से इसे डीबर नहीं करना है, यह आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए आपके पास रीमर होना चाहिए, या फिर एक दूसरा रीमर आता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे आपको पाइप को इसको घुमा घुमा के हमें डीबर करना है फ्लेयर बनाने से पहले। देखिए आप देख सकते हैं कॉपर के बारीकरण। आप जब आपको ये एहसास हो जाए कि हाँ ये पूरी तरह से बर रिमूव हो चुके हैं, तभी हमें आगे के प्रोसेस पर जाना है। आप हाथ से ज़्यादा नहीं घुमाएंगे, नहीं तो ये बारीकरण आपके हाथ में जा सकते हैं। आप देखिए काफ़ी इससे बर रिमूव हो चुके हैं।
मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी टूल्स लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मैंने काफ़ी लिंक दिए हैं, वहां से ले सकते हैं। आपको रेमर का भी लिंक वहां से मिल जाएगा। काफ़ी टूल्स आपको जिसके बारे में जानना चाहते हैं, देखिए दोस्तों, इसको रिमूव करना ज़रूरी होता है। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो हमारा इंटरनल डाया प्रभावित हो गया था ट्यूब काटने से, वो अब बिल्कुल क्लियर हो गया है और हमारा जो एंगल आएगा 45 डिग्री का, वो सही एंगल आएगा। इसका भी हम तो हमने पाइप को डीबर करने के बाद पाइप को फ्लेयरिंग ब्लॉक में टाइट कर दिया है। मैं आपको इस सब कार्य में वो टेक्निक बताऊंगा जो हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं और जिसका खामियाजा काफ़ी हमें ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है। आप उचित पोर्ट में आप वो पाइप लगाएं और सबसे पहले आप पाइप के नज़दीक जो बटरफ्लाई नट है उसे ही टाइट करें। जैसे अभी जो ये पोर्ट है मेरा 1/4 क्वार्टर का, तो इसके नज़दीक मेरा ये बटरफ्लाई नट है, इसे हम बटरफ्लाई नट कहते हैं। सबसे पहले मेरे को ये टाइट करना है, आपको ये ध्यान रखना है। मैंने इसे पूरी तरह से टाइट कर दिया हाथ से। अब उसके बाद में जो दूसरा बटरफ्लाई नट है उसे मैं टाइट करूँगा हाथ से ही। मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आप हाथ से ही इन दोनों बटरफ्लाई स्क्रू को टाइट करें। इसके लिए आप नोज़ प्लायर का इस्तेमाल ना करें या किसी भी टूल्स का इस्तेमाल ना करें इन स्क्रू को टाइट करने के लिए, क्योंकि इन पे अगर आप ज़्यादा दबाव डाल दोगे तो वो एक अच्छा नहीं होगा आपके फ्लेयर के लिए। इसलिए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें जो पाइप का हमारा पोर्ट है उसके सबसे नज़दीक वाला नट हमें स्क्रू जो बटरफ्लाई है वो हमें टाइट करना है और हाथ से ही टाइट करना है, हमें नोज़ प्लायर की मदद नहीं लेनी। जो दूसरी गलती हम अक्सर करते हैं टेक्नीशियंस, जैसे मैंने बताया कि ट्यूब कटर का आप ट्यूब से काटेंगे, अच्छे ट्यूब कटर से काटेंगे तो 90 डिग्री के समतल में काटेंगे तो आपका फ्लेयर अच्छा बनेगा। आपको फाइल की ज़रूरत नहीं है। आपको फ्लेयर बनाने के लिए कभी भी फाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो अक्सर हम टेक्नीशियंस करते हैं। हम भी करते थे पहले, जब तक हमें नहीं पता होता था। हम क्या करते हैं कि जो हमारा ट्यूब का एंड असमतल है उसे हम फ्लेयरिंग ब्लॉक में टाइट करने के बाद इसे हम फाइल से घिसते थे ताकि हमारा जो असमतल एरिया है वो समतल हो जाए। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपकी पाइप दोस्तों असमतल है, आप उसे कितनी देर तक फाइल से घिसाएंगे और वो कभी भी एक्यूरेसी 90 डिग्री के एंगल में समतल नहीं हो पाएगी, यह आपको ध्यान रखना है। इसलिए आप ट्यूब कटिंग अच्छे से करें तो आपको फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कभी भी आप इसे फाइल से ना घिसाएं, ना ही कभी भी इसे नोज़ प्लायर से आप इसे बर को रिमूव करें। इसके लिए आपको रेमर का ही इस्तेमाल करना है, ये आपको ध्यान रखना है। स्क्रू को आपको हाथों से ही टाइट करना है। सबसे पहले नज़दीक का स्क्रू टाइट करना है, उसके बाद दूसरे एंड वाला स्क्रू टाइट करना है। क्योंकि दोस्तों जो कॉपर की पाइप होती है वो एनालिड टेम्पर कैटेगरी यानी ओ कैटेगरी की होती है। एनालिंग दोस्तों एक उपचार होता है, यानी कि एनालिंग एक गर्मी उपचार प्रक्रिया है जिसका उपयोग ज़्यादातर लचीलापन और एक सामग्री की कठोरता को कम करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो हमारी ये ट्यूब होती है ये लचीली और इसकी कठोरता को कम कर दिया जाता है, इसे ही एनालिंग कॉपर बोलते हैं और ये ओ कैटेगरी की एनालिंग उपचार प्रक्रिया होती है। इसमें काफ़ी कैटेगरी होती है, लेकिन जो हम रेफ्रिजरेशन में पाइप यूज़ करते हैं उसके लिए ओ एनालिंग की प्रचार प्रक्रिया उपयोग में लाई जाती है। क्योंकि दोस्तों रेफ्रिजरेशन में हम हॉट और कोल्ड दोनों का प्रभाव पाइप पर पड़ता है। हम इसे मैकेनिकल भी, जैसे हम फ्लेयर बनाते हैं, और ब्रेजिंग के लिए हम इसे गर्म करते हैं। और इस उपचार प्रक्रिया के बाद पाइप को चाहे हम गर्म करें चाहे फिर ये टेक्निकल प्रक्रिया हम उस पर अपनाएं तो इसकी समरूपता पर कोई असर नहीं पड़ता, यानी कि इसकी शेप जो इसके क्रिस्टल हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए यह एनालिंग उपचार प्रक्रिया की जाती है। इसलिए इसको आपको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी कभार अगर आपकी पाइप बहुत ज़्यादा ही कठोर है या फिर आप वो पाइप दूसरी कैटेगरी की ले आए तो उसके लिए आपको एनालिंग करना पड़ सकता है, उसके लिए आपको पाइप थोड़ा गर्म करना पड़ सकता है। लेकिन वो भी एक टेक्निक मैं आपको बताऊँगा जिससे कि आपका फ्लेयर कभी भी लीक नहीं होगा। एक ऐसी टेक्निक अगर आप उसे अपनाएंगे तो एक आप अच्छा फ्लेयर बना पाएंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। आपको पाइप को उतना ही ऊपर रखना है जितना निर्देश में बताया गया है। इसके लिए मैं एक स्वतंत्र रूप से वीडियो बना चुका हूं जो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर उसे प्राप्त कर सकते हैं, या उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पाइप ज़्यादा रखेंगे आप तो दोस्तों आपका फ्लेयर ऐसा हो जाएगा, ये फट जाएगा यहाँ से और बहुत ज़्यादा बड़ा फ्लेयर
जब हम पोर्ट पर टाइट करते हैं तो देखिए ये वो 45 डिग्री का कोण है। जब आप फ्लेयर को इस पर रखेंगे, देखिए दोस्तों ये बाहर जा रहा है, और जब आप इसके ऊपर वो नट टाइट करेंगे, ये भी 45 डिग्री का एंगल है इसके अंदर, तो ये यहाँ से टाइट नहीं हो पाएगा और आपका रेफ्रिजरेंट लीक हो जाएगा अगर आप पाइप ज़्यादा बाहर रख देंगे उस सूरत में। अगर आप पाइप काफ़ी कम रख देंगे दोस्तों तो आपका फ्लेयर बहुत छोटा बनेगा। जैसे ये देखिए, ये असमतल है दोस्तों, एक तरफ से ज़्यादा है और एक तरफ से कम है। उसका यही कारण है कि हमने पाइप को ठीक प्रकार से नहीं काटा, 90 डिग्री के एंगल पर नहीं काटा। अगर आप छोटा फ्लेयर बना देंगे तो ये आपका इससे पीछे रह जाएगा। आप देखिए, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये फ्लेयर पूरी तरह से इस कोण पर नहीं आ रहा, इस शंकु पे नहीं आ रहा। इस वजह से जब आप इसे टाइट करेंगे तो आपकी गैस लीक होने की चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए हमें हमारे ब्लॉक पर पाइप उतनी ही रखनी है जितनी हमें ज़रूरत है। इसको पूरे विस्तार से मैंने बताया है कि आप कितने mm पाइप इस जो हमारा ये ब्लॉक है इससे बाहर रख सकते हैं। आप अगर 1/4 का फ्लेयर बनाने जा रहे हैं तो आप कम से कम 0.7 mm से लेकर 1 mm तक पाइप बाहर रख सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा आइडिया लेना पड़ सकता है। इसके लिए आप किसी बेकार मेजर टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इस तरह से उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यही वो दूसरा मेन पॉइंट है जो आपको काफ़ी धैर्य से करना होता है। तो हमने पाइप को उतना ही बाहर रखना है जितना हमें इसकी ज़रूरत है। उसके बाद आप अपनी योक को लेंगे और इसके ऊपर बिठाएंगे। आपको योक दोनों तरफ से सही प्रकार से एडजस्ट कर लेनी है, जैसा कि ये आपको दिख रहा है। उससे पहले आपको अपना फ्लेयर नट अपनी पाइप में डाल लेना है, ये आपको ध्यान रखना है, जो अक्सर हम कई बार भूल जाते हैं। अब हम आहिस्ता आहिस्ता फ्लेयर को बनाएंगे। इस पर भी आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा दबाव नहीं देना है, किसी और अन्य चीज़ से नहीं घुमाना है, आपको सिर्फ हाथ से ही फ्लेयर बनाना है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इन बटरफ्लाई नट को किसी नोज प्लायर से टाइट करेंगे, एक्स्ट्रा ज़्यादा दबाव देंगे, तो हमारा जो पाइप का दोस्तों जो ये सरफेस है ये ख़राब हो जाएगा और ये फिर गैस लीकेज होने की संभावना यहाँ से बढ़ा देता है। क्योंकि जब हम हमारे इसको आगे डालेंगे तो यहाँ पर ये इनके साथ घर्षण करेगा और इस वजह से यहाँ से कटिंग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने फ्लेयर को बना दिया है। अब आप देख सकते हैं जो फ्लेयर है हमारा ये आसानी से अंदर जा रहा है। ऐसे ही आपका फ्लेयर अंदर आसानी से जाना चाहिए और उस कोण पर फिट बैठना चाहिए। अगर आप बड़ा बना देंगे तो ये इस में अंदर नहीं जाएगा और यहाँ से क्रैकनेस भी हो जाएगी। कई बार तो काफ़ी हल्की हल्की दोस्तों क्रैकनेस होती है। मैं दिखाता हूँ किसी अन्य फ्लेयर पर। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पर हल्की हल्की क्रैकनेस है। और दिखाता हूँ मैं आपको दूसरा फ्लेयर। ये देखिए, अब देखिए जैसे ये हल्की हल्की आप क्रैक देख रहे हैं, इस तरह के फ्लेयर गैस लीकेज की संभावनाएं बढ़ा देते हैं। और ये तभी होता है जब हम इसके बर को रिमूव नहीं करते कई बार, या फिर हम बहुत ज़्यादा दबाव उस पर डालते हैं तो भी ये समस्या आ जाती है। और कई बार पाइप की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको वही फ्लेयरिंग टूल यूज़ करना है जिस टाइप का आपका पाइप है। यानी कि पाइप भी दो तरह में आते हैं। जो हमारा फ्लेयरिंग है वो mm में आता है और हमारा इंच में आता है। तो आपको वही फ्लेयरिंग टूल इस्तेमाल करना है जो आपके पाइप का साइज है। अब आप देख सकते हैं हमारा फ्लेयर चारों तरफ से बिल्कुल एक्यूरेट बना है। ये ना ज़्यादा बड़ा है और ना ही ज़्यादा छोटा है, बिल्कुल हमारे फ्लेयरिंग नट में आसानी से आ रहा है। तो दोस्तों, आपको यही सभी टेक्निक इस्तेमाल करनी है। अब मैं आपको वो एक टेक्निक बता रहा हूँ जिससे आपका फ्लेयर कभी भी फेल नहीं होगा। इसके लिए आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ।
जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जो हम फ्लेयर बनाते हैं ये हमारा SE 45 डिग्री का फ्लेयर होता है, यानी कि जो हमारा ये कोण होता है ये हमारा 45 डिग्री का कोण होता है और हमें इस पर ही इस फ्लेयर को बैठाना होता है। अगर आप एक अच्छा फ्लेयर बनाना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, आप पूरा 45 डिग्री का फ्लेयर ना बनाएं। शुरू में आप कोशिश कीजिए कि जो मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया कि आपको इस फ्लेयरिंग ब्लॉक में कितने mm पाइप बाहर रखनी है, आप उसका जो सीमा है वो कम से कम लीजिए। यानी कि जो मैंने आपको बताया कि हमने इसे 0.7 mm हमने इसे बाहर रखा था, तो हमने ये फ्लेयर बनाया है। इसलिए आप कम से कम वाली सीमा को लीजिए और 45 डिग्री का फ्लेयर ना बनाते हुए आप इसे 40 डिग्री का बनाएं। उसकी एक वजह है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 40 डिग्री का फ्लेयर बनाएंगे और उसे आप जब टाइट करेंगे इसमें नट डालकर, जब ये नट हमारा इस पर टाइट होगा तो दोस्तों ये इस फ्लेयर पर दबाव डालेगा और इससे क्या होगा कि इस फ्लेयर को जो हमने बनाया था, इसकी जो हमने इसके गेज को यहाँ से पतला कर दिया। जब हमने फ्लेयर बनाया तो ये कॉपर की पाइप खींचकर पतली शेप में बन गई। तो जैसे ही हम नट टाइट करेंगे तो इससे ये शेप और फैलेगी। और अगर आप इसे 40 डिग्री का फ्लेयर बनाते हैं तो जैसे ही इस नट का दबाव इस पर पड़ेगा और मान लीजिए ये 40 डिग्री का फ्लेयर हमारा यहाँ तक था, तो ये नट का दबाव इसे पूरे इस शेप तक ले आएगा। इसलिए आप कभी भी ओवर फ्लेयर ना बनाएं और हमेशा 40 डिग्री का ही एंगल का फ्लेयर बनाएं। जब आप इस फ्लेयर नट को कसेंगे तो ये उसको 40 डिग्री से 45 डिग्री कर देगा। ये वो टेक्निक है जिससे आप एक अच्छा फ्लेयर बना पाएंगे। कोशिश थी कि मैं वो सभी प्रैक्टिस आपको बता पाऊँ जिससे कि आप एक अच्छा फ्लेयर बना पाएँ। अगर आप दोस्तों इस फील्ड में नए हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगा। और आपको रजिस्ट्रेशन का कोई भी टूल लेना है या उससे संबंधित कुछ जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर काफ़ी लिंक दिए हुए हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैं आपको आगे भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।